नमस्कार दोस्तों, बेस्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी कक्षा 6 में हम चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहेली और बूझो दो लोग हैं ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता साइंस फेयर हुआ में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। तो उनको जितनी भी राशि मिली पुरस्कार के तौर पे उन्होंने कपड़े खरीदने का निश्चय किया अपने माता पिता के लिए। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। अब कपड़े की जो दुकान थी वहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के कपड़े थे। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती है, कुछ संश्लिष्ट जिसको हम कृत्रिम बोलते हैं आर्टिफिशियल, उसके पास ऊनी मफलर शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन सभी कपड़ों को स्पर्श किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने देखा इधर उधर की अलग अलग तरह के कपड़े पड़े हैं। उन्होंने ये देखा कि बेडशीट जो बिस्तर पे बिछाने वाली चादर होती है, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए, झाड़न, डस्टर सफाई करने के लिए, ये सभी क्या थे, विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों से कुछ की पहचान कर सकते हैं? तो क्वेश्चन आता है, क्या आप भी अलग अलग जो कपड़े होते हैं उनकी पहचान कर सकते हैं? 3.1 वस्त्रों में विविधता। जो वस्त्रों में विविधता है, अलग अलग तरह के वस्त्र होते हैं, उनके बारे में क्रियाकलाप 1 दिया गया है। अपने आसपास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण करें। आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं दर्जी की दुकान होगी, तो वहाँ आप जाइए। सिलाई के बचे कपड़े की कतरन टुकड़े एकत्रित कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। उस पर हाथ फेराएं। हाथ फेराने पे आपको अलग अलग तरह की फीलिंग आएगी, एहसास होगा। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। तो आप दर्जी से पूछ सकते हैं कौन सा कपड़ा सूती है, रेशमी है, ऊनी है या कोई आर्टिफिशियल संश्लिष्ट है, तो उन पे उस तरह का लेबल लगाएं। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार से बनते हैं? आपको अब इच्छा होगी कि ये कपड़े बनते कैसे हैं। जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। तो कपड़ा क्या है, एक टुकड़े की तरह प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा। अब क्रियाकलाप 2 आता है। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। अब आपने जो दर्जी था उससे जो सूती कपड़ा लाए थे, ठीक है, उसको चुनिए। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। धागा और तागा एक ही होते हैं। तो आप जब कपड़े का देखेंगे तो साइड में उसके कोई ना कोई धागा निकला हुआ होगा। इसे बाहर खींच लीजिए, उसको बाहर खींच लेना है। यदि कोई, तो ये आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ऐसे कोई धागा लेना है या तागा जिसको बोलते हैं, उसको आपने निकाल लेना है। अगर नहीं निकल रहा तो आपने किसी पेन या सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक व्यवस्थित करने पर
वस्त्र जो है वो बना है। ये तागे किसके बनते हैं? इस कपड़े में कितने सारे तागे हैं जो एक व्यवस्थित ढंग से लगे हुए हैं? तंतु क्रियाकलाप 3, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। अब आपने उस कपड़े से तागे को बाहर निकाल लिया है। इस तागे के टुकड़े को मेज पे रखिए। अब आपने क्या करना है, ये जो तागा है इसको आपने मेज पे रखना है। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। अब जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, उसको एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाना है। तागे के दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के अनुदिश अपने नाखून से खरोचिए। अब दूसरा जो हिस्सा है उसको आपने नाखून से खरोचना है। ठीक है। क्या आप इस सिरे को यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो तागा है ये क्या हो गया, पतली पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। पिक्चर में आप देखेंगे जो तागा होता है ये पतली पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। अब सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा प्रशिक्षण किया होगा। कई बार आपने किया होगा जब घर में माता पिता ने, किसी ने किया हो कि आपने देखा हो कि सुई में जब तागे को पिरोया जाता है तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तागे को पिरोने से पहले आपने देखा होगा कि पतली जो लड़ियाँ होती है उनको अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। ऐसा होने से तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। अगर ऐसी जो पतली लड़ियाँ अलग अलग हो तो जो धागा होता है उसको सुई के नाके से निकालना जो होता है मुश्किल होता है। तागे के ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलके बनी होती है जिन्हें तंतु कहते हैं। अब ये जितनी भी पतली पतली लड़ियाँ हैं इन्हीं को तंतु कहा जाता है। वस्त्र तागों से मिलकर, जिनको हम धागे भी बोलते हैं, उनसे मिलकर बनते हैं और तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं और जो धागे होते हैं ये भी उन्हीं तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु आते कहाँ से है, अब ये प्रश्न आता है। कुछ वस्त्रों जैसे सूती है, जूट है, रेशमी है, ऊनी है, तंतु पादकों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो हमें पादकों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको प्राकृतिक तंतु कहते हैं। अब रुई तथा जूट पादकों से प्राप्त होते हैं। जो रुई और जूट होता है ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो ऊन और रेशम है आपको पता है कि ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन जो होता है वो भेड़ अथवा बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होते हैं। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु जो होते हैं वो रेशमी कीट जो होते हैं, कोकून जिसको बोला जाता है, उससे बनाया जाता है। हजारों वर्षों तक वस्त्र का निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का प्रयोग किया जाता था। हजारों वर्षों से जो कपड़े का निर्माण होता था वो सिर्फ प्राकृतिक तंतुओं के उपयोग से ही किया जाता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों, अब 100 वर्षों से क्या हुआ है कि कुछ रासायनिक पदार्थ जो है जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये पादपों और जंतुओं से नहीं, ये किस तरह होते हैं, ये केमिकल्स की, रसायनों की द्वारा बनाए जाते हैं जिनको संश्लिष्ट तंतु कहा जाता है। आर्टिफिशियल, कृत्रिम तंतु कहा जाता है। जो पॉलिस्टर, नायलॉन जो है, एक्राइलिक, ये क्या है, ये सारे संश्लिष्ट या कृत्रिम तंतुओं के उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे पादप तंतु। पादप तंतु जो पेड़ पौधों से हमें मिलते हैं उसमें पहला हमारा आता है रुई। रुई कॉटन जिसको बोलते हैं, कपास भी बोला जाता है। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? आपने दिए वगैरह जलाए हैं, तेल के लैंप जलाए हैं, तो उनके लिए आपने बत्तियां भी बनाई होगी। इन बत्तियों को बनाने के लिए क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में किया जाता है। जो बत्तियां बनाते हैं ये रुई की बनाते हैं और यही रुई आपने गद्दों में, रजाइयों में तथा तकियों में भी
देखी होगी। कुछ रुई लीजिए। अब आप क्या करना है, आपने घर पे रुई होगी उसको ले लेना है, इसके खींचकर पृथक कीजिए, अलग अलग करना है। इसके किनारों को ध्यान से देखिए। अब अलग अलग करने पे इसके जो किनारे हैं इनको आपने ध्यान से देखना है। आपने क्या देखा, ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी है। जो कपास के तंतु है उनसे बनी होती है रेशे। अब रुई आती कहाँ से है? इसे खेतों में उगाया जाता है। कुछ लोगों ने देखा होगा कि जो रुई होती है ये इसके पौधे होते हैं जो खेतों में उगाए जाते हैं। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली अथवा तथा जलवायु जो है उष्ण होती है। जहाँ की जो मिट्टी है वो काली और जो जलवायु है वो थोड़ी गर्म होती है, उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं? अब आपको ऐसे राज्यों के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ऐसी जो मृदा है, मिट्टी है, काली है, जो जलवायु है वो उष्ण होती है। जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। कपास के पादप के फल, जो कपास का पौधा होता है इसके जो फल होते हैं जिसको कपास गोलक कहा जाता है, लगभग नींबू के माप के होते हैं। किसके नाप के होते हैं? नींबू के माप के। पूर्ण पृथक होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। जब ये पूरा पक जाता है बीज तो ये जो रहता है टूट जाता है। अब कपास तंतुओं से ढके विनोले जो कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है? अब देखिए नीचे आपको पिक्चर में दिखाया गया है कपास के खेत को, जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो है ये सारा का सारा क्या है? कपास है जो तैयार हो चुका है। इसको इतना श्वेत हो जाए, इस समय खेत कपास के परिफूलों रोबों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया। अब आप देखेंगे पूरा का पूरा जो है वो सफ़ेद है, जैसे ये बर्फ ने ढका हुआ हो। साधारणतः इन कपास बोलों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। लोग क्या करते हैं, इनको हाथ से ही तोड़ लेते हैं। इसके पश्चात कपास के से बीजों को कक्तन द्वारा पृथक किया जाता है। ये क्या है? एक तरह से कक्तन एक तरह से विधि है जिसके द्वारा इन बीजों को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। यहाँ पे आप नीचे पिक्चर्स देख सकते हैं। ये पिक्चर में दिखाया गया है किस तरह कपास को उनके बीजों से अलग किया जा रहा है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। पारंपरिक अगर पुराने ढंग देखें तो इसको हाथों से किया जाता है, लेकिन आजकल कपास ओढ़ने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये अब बहुत बड़े उसमें बनाया जाता है, तो इसको अब मशीनों से किया जाता है ताकि ये जल्दी और बड़े लेवल पे हो सके। अब आता है जूट के बारे में, जिसको हिंदी में पटसन भी बोला जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। एक पटसन जूट का जो पौधा होता है इसके तने से इसको प्राप्त किया जाता है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। इसकी जो खेती की जाती है वो वर्षा ऋतु के समय में की जाती है। भारत में पटसन के मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। इसकी जो खेती की जाती है वो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। पटसन पादप जो इसकी फसल होती है को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, ठीक है, जब ये ना ज़्यादा छोटा होता है ना ज़्यादा बड़ा होता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। अब क्या किया जाता है, जब इसमें से थोड़े फूल से आने शुरू हो जाते हैं इसकी कटाई कर दी जाती है और उनको काटने के बाद कुछ दिनों के लिए जल में डुबोकर रखा जाता है। वहाँ पे ऐसा करने से इसके तने जो है गल जाते हैं, ठीक है, थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। जहाँ पे लिखा है तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। हाथों से उनको अलग किया जाता है। ये जो इसका तना होता है इसको पानी में डुबो के इसको थोड़ा सा ढीला किया जाता है, फिर हाथों से इनको अलग कर दिया जाता है। बस्तर बनाने से पहले इन सभी तंतुओं
को तागों में परिवर्तित किया जाता है। फिर इनके तागे बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। ऐसा कैसे किया जाता है? अब आगे है 3.4 सूती तागे की कताई। सूती तागे से कताई कैसे की जाती है? आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं, रुई से आगे तागा बनाया जाता है, इसको ऐसे खींचा जाता है और साथ साथ में हल्का सा मरोड़ा जाता है, तो उससे ये तागा बनना शुरू हो जाता है। एक क्रियाकलाप 4 भी दिया गया है। एक हाथ में कुछ रुई पकड़ी है, आपने रुई आपके घर में होगी, उसको पकड़ना है। दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए। अब जैसे ही आपको दिखाया गया है, अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरी है, उसको पकड़ लेना है और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचना है और इसको हल्का हल्का आपने बाहर की तरफ खींचना है। रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए, उसको मरोड़ते रहिए, तब आप तागा बना सके। क्या आप इससे तागा बना पा रहे हैं? तो आपने ऐसा करके देखना है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। जो रेशे से तागे बनाए जाते हैं, इस प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। प्रक्रिया में रुई के पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। उस जो रुई है आपके पास, उसका एक हिस्से से पकड़ के रेशों को बाहर खींचते और उनको मरोड़ते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा जो होता है वो आपका बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम तकली कहते हैं। ठीक है। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा। आपने देखा होगा, गांधी जी की जब भी आप फोटो देखेंगे उसमें चरखा दिखाया जाता है। वो क्या कि किस काम आता था? वो इसके रुई के धागे बनाने के काम आता है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की। तो गांधी जी ने ही इसको लोकप्रियता प्रदान की। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बने वस्त्रों को पहनने, जिनको खादी बोला जाता है, तब ब्रिटेन की मीलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। आपने देखा होगा शहरों में, गांवों में खादी ग्रामोद्योग होते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो भारत सरकार द्वारा 1956 में की गई थी। बेहद पैमानों पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। अब बड़े पैमाने पे जब हम तागों की कताई करेंगे तो वहाँ पे हस्त की जगह मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। फिर क्या होता है? इन तागों का उपयोग हम वस्त्र बनाने के लिए करते हैं। तो 3.5 में हम इसे पढ़ेंगे कि आप तागों से वस्त्र किस तरह बना सकते हैं। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं। 2 प्रमुख विधियां हैं, बुनाई। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे बुनाई के बारे में। क्रियाकलाप आपने 2 पढ़ा था, आपने देखा होगा। वस्त्र तागों के 2 सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बने हैं। अगर आपने उस कपड़े को ध्यान से देखा था तो आपने देखा होगा जो कपड़े होते हैं ये 2 सेट होते हैं, जिनको व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करने से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। इसको वीविंग, इंग्लिश में बोले तो इसको वीविंग कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी में इसको बुनाई कहा जाता है। अब क्रियाकलाप 5 आता है। विभिन्न रंगों की 2 कागज़ की शीट लीजिए। आपने 2 अलग अलग रंग की 2 कागज़ की शीट लेनी है। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काट लेनी है। आपने क्या करना है? 30 सेंटीमीटर आपने स्केल के साथ उसको लंबाई और चौड़ाई में काट लेना है। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए, आधा आधा मोड़ देना है। इस शीट पर चित्र 3.12 आगे चित्र दिखाया गया है, उसके द्वारा रेखा खींचनी है और दूसरी शीट में आपने रेखाएं खींचनी है।
ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपने क्रियाकलाप अभी देखा है वो यही है कि आपने दो अलग अलग रंग की जो शीट है उनको काट के उस तरह इसका बनाना है। ठीक है, इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। इसी तरह ही ये वस्त्र को बुना जाता है। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। अब कागज़ की जो पट्टियाँ हैं ये तो थोड़े बड़े साइज़ की थी, लेकिन तागे क्या होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करकों पर की जाती है। करके होते हैं, ये हथ करका होता है और एक विद्युत प्रचालित करका होता है। हस्त करका वो होता है जो हाथों से चलाया जाता है, लेकिन विद्युत प्रचालित जो करका होता है ये वो करका होता है जो बिजली की सहायता से चलाया जाता है। एक विशेष प्रकार की बुनाई, क्या आप कभी आपने ये ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस तरह बुने जाते हैं? आपके घर में कोई बड़ा होगा जो स्वेटर बुनता होगा। इसकी बुनाई जो जिसको नीटिंग कहा जाता है में किसी एकल धागे का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें सिर्फ एक ही धागे का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें एक ही धागे का प्रयोग किया जा रहा है। इसको आपने कभी घर पे देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अब आगे आता है, क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? अगर घर में आप मोजे डालते हैं, जुराबे डालते हैं, तो उसके तागे को आप निकाल के देखिए। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है। जो सिंगल धागा होता है, एक अकेला धागा होता है, वो खींचा चला जाता है तथा वस्त्र उधरता जाता है। इससे क्या है, आप एक धागे को खींचेगा, पूरे का पूरा जो मोजा होगा वो खुल जाएगा। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने वाली वस्तुएं ऐसे बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। जो नीटिंग की बात की है हमने, बुनाई की बात, ये इसी तरह बनाए जाते हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। अब जो बुनाई का उपयोग है, ये हम जितने भी ज़्यादातर पहनने के लिए वस्त्र पहनते हैं वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों 3.6 में हम वस्त्र सामग्री के इतिहास की बात करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? आपने आदि मानव के बारे में पढ़ा। आदि मानव के बाद बहुत सारे हमारे ऐसे नए नए तरह के कपड़ों का उपयोग होने लगा। पहले क्या था, लोग पत्तों का उपयोग करते थे, ठीक है, जानवरों की खाल का उपयोग करते थे। उसके बाद कपड़ों का उपयोग होना शुरू होगा। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां, जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ, डलियाँ बनाना सीखा। लताओं, टहनियों, जंतुओं के ऊन और बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। उनको आपस में जोड़ के लंबी लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। पहले गंगा के नज़दीक जितने भी क्षेत्र होते थे वहाँ पे रुई को उगाया जाता था और वो जो भारतवासी होते थे वो रुई से बने ही वस्त्रों को पहनते। फ्लेक्स भी एक पादप है। फ्लेक्स भी क्या है, एक तरह का पौधा है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। मिस्र जो एक देश है वहाँ पे भी रुई और फ्लेक्स की कृषि नील नदी है वहाँ के निकटवर्ती क्षेत्रों में करते थे। उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस दिनों में लोगों को सिलाई नहीं करना आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे, वस्त्रों से ऐसे ही ढक लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे।
बहुत सारे अलग अलग ढंग थे जिससे वो ढक लेते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। जब सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ फिर लोग उनको बुनने लगे, सिलाई करने लगे। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, क्रांति आ गई हमारे कपड़ों में जो सिले हुए होते थे। परंतु क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि जो साड़ियाँ पहनते हैं, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियाँ पहनते हैं, वो तो बिना सिले हुए होते हैं, है ना। तो जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन अत्यधिक विविधता देखने में आती है, हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि भोजन की विविधता के बारे में, उसी तरह वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। आपने उसको देखा होगा कि कुछ राज्य के लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कुछ के अलग तरह के पहनते हैं। यही एक विविधता है। अब कपास गोलक दिया गया है नीचे, आप देखेंगे कपास गोलक ओटने से रेशे बनते हैं, रेशे की कताई करने से तागे बनते हैं, तागे की बंधाई या बुनाई करने से क्या होता है, वो वस्त्र तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आखिरी में सारांश की बात करें तो सारांश जो है इस अध्याय का, वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है। जैसे सूती वस्त्र होते हैं, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर होते हैं। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम होते हैं। ऊन, रेशम, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु है, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर जो है ये कृत्रिम या संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिन्हें से वस्त्र बनता है। तो इस तरह यह हमारा अब अध्याय पूर्ण होता है। धन्यवाद।